अच्छा जी, हमने बेसिकली बूटस्ट्रैप तो हमने स्टार्ट कर दिया है, लेकिन आज हम पढ़ेंगे फॉर्म एलिमेंट्स, क्योंकि नॉर्मली वो पहले पढ़ने चाहिए थे। आई फॉरगॉट टू डू सो, लेकिन कल जब मैंने वो एक इनपुट एलिमेंट बटन बनाना चाहा तो मुझे याद है कि फॉर्म एलिमेंट्स तो हमने पढ़े ही नहीं, सो दैट्स व्हाई दैट वाज द मिस्ड पार्ट. So we need to cover that first, and then we'll get back to the bootstrap that we were talking about in yesterday's class. So मैं एक नया फोल्डर बनाता हूँ, इसमें वही सिंपल प्लेन बूटस्ट्रैप के बगैर प्लेन HTML के पेज में फॉर्म एलिमेंट्स बताता हूँ कि क्या होते हैं और कैसे हम क्रिएट करते हैं. ठीक है, सो लेट्स सी, मैं इसको नाम ही देता हूँ फॉर्म एलिमेंट्स, और इसको मैं ओपन करता हूँ, ओपन विद कोड, एंड देन व्हाट आई नीड टू डू इज सिंपल, जैसे हम नॉर्मल ट्रेडिशनली करते हैं कि मैं एक फाइल बनाऊंगा index.html, और इसके अंदर मुझे आपको पता है कि बेसिक स्ट्रक्चर, आप सिंपली यहाँ पे HTML लिखें या ये एक्सक्लेमेशन मार्क लिख के टैब दबाएं तो आपका ये क्रिएट हो जाएगा, थैंक्स टू ये एमिट एक्सटेंशन की वजह से. एनीवे, तो सबसे पहले तो ये देखेंगे फॉर्म एलिमेंट्स होते क्या हैं. अभी तक हमने जितना भी डिजाइन पढ़ा ना, वो हमने ये पढ़ा कि आप जब कोई वेबसाइट ओपन करते हैं तो आपको एक डिजाइन दिखता है, और आप ये जो हमने पार्ट पढ़ा ना, इसमें ऐसी स्टैटिक वेबसाइट्स होती हैं जब कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशंस कोई इंफॉर्मेशन अपने कस्टमर या क्लाइंट तक या पब्लिक तक कन्वे करना चाहती है, तो वो इस तरह का वेब डिजाइन बनाती है, उसके मुख्तलिफ सेक्शन में अपने मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स की तशहीर करती है या उनकी एडवर्टाइजमेंट करती है, और वो उसको खूबसूरत तरीके से प्रेजेंट करती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट्स या कस्टमर्स उनकी वेबसाइट को विजिट करें, और वो तभी विजिट करेंगे जब आपकी वेबसाइट अच्छी बनी हुई होगी. नहीं, ठीक. लेकिन एक और एस्पेक्ट भी है कि कुछ कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशंस ये करती हैं कि वो क्लाइंट से फीडबैक लेना चाहती हैं, कोई डेटा इनपुट के तौर पे लेना चाहती हैं, किसी को साइन अप करवाना चाहती हैं, लॉग इन करवाना चाहती हैं. तो इस केस में आपको फॉर्म एलिमेंट्स चाहिए, यानी अगर आपने अपने वेब पेज के जरिए यूजर्स का डेटा कलेक्ट करना है तो देन यू नीड फॉर्म एलिमेंट्स. अच्छा, फॉर्म एलिमेंट्स क्या होते हैं? आप यहाँ एडमिशन लेने के लिए आए, आपको रिसेप्शन वालों ने एक फॉर्म दिया, और आपने उस फॉर्म पे अपना सारा डाटा लिखा, फर्स्ट नेम क्या है, फादर नेम क्या है, लास्ट नेम क्या है, ईमेल क्या है, CNIC क्या है वगैरह. तो व्हाट आर यू आर डूइंग? यू आर फिलिंग अ फॉर्म, and after filling up the form you are supposed to submit that form back to the reception. तो आपने फॉर्म में क्या सबमिट किया है? अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन सबमिट की है. नाउ कमिंग बैक टू द फॉर्म इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ वेब, अगर आप यहाँ फेसबुक की मैं एक एप्लीकेशन ओपन करके दिखाऊं आपको, तो फेसबुक की एप्लीकेशन डायरेक्ट आपको फेसबुक की एक्सेस नहीं देगी. रादर व्हाट इट विल से, अगर आपका फर्स्ट टाइम है तो ये आपसे कहेगी कि आप अपना अकाउंट क्रिएट करें, और जब अकाउंट क्रिएट करेंगे, व्हाट इज दिस, इट हैज प्रेजेंटेड एज अ फॉर्म, और इस फॉर्म के जरिए वो क्या करना चाह रही है? हमसे डाटा कलेक्ट करना चाह रही है. इससे पहले जो हमने डिजाइन पढ़ा उसमें क्या था कि हम कोई इंफॉर्मेशन पब्लिक को प्रेजेंट करना चाह रहे हैं, वो उसको रीड करेगी उसके मुताबिक. लेकिन अब हम ये जो एस्पेक्ट है फॉर्म का, ये कब इस्तेमाल होता है? जब कोई वेब पेज के जरिए कोई कंपनी कस्टमर की इंफॉर्मेशन क्लाइंट कलेक्ट करना चाहती है, तो तब क्या इस्तेमाल होता है? फॉर्म एलिमेंट्स इस्तेमाल होते हैं. ठीक. मैं बार बार फॉर्म इसलिए कह रहा हूँ कि ये तमाम के तमाम एलिमेंट्स जिनके जरिए यूजर से डाटा कलेक्ट किया जाता है, वो फॉर्म के टैग के अंदर इस्तेमाल होते हैं. तो अभी मैं जरा प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा, इस तरह का फॉर्म बना के दिखाऊंगा, तो फिर आपको पता चलेगा. लेकिन फॉर्म ये होता है कि आप ये टेक्स्ट बॉक्स है, इसमें यूजर से इनपुट लिया जाता है, इसको हम क्या कहते हैं? टेक्स्ट बॉक्स या टेक्स्ट फील्ड. इसको हम कहते हैं ये फॉर्म का एक एलिमेंट है. ये भी टेक्स्ट फील्ड है, ये भी टेक्स्ट फील्ड है, ये भी टेक्स्ट फील्ड है. ठीक. अब इस टेक्स्ट फील्ड में और इस टेक्स्ट फील्ड में फर्क क्या है कि इसमें टेक्स्ट एक्सपोज्ड है और इसमें टेक्स्ट हिडन है, उसकी जगह कैरेक्टर्स आ रहे हैं. ठीक है, बताऊंगा ये कैसे बनाते हैं. एनीवेज, फिर इस फॉर्म की फील्ड को हम कहते हैं, इस फॉर्म के एलिमेंट को कहते हैं ड्रॉप डाउन या सेलेक्ट बॉक्स. क्या कहते हैं? ड्रॉप डाउन या सेलेक्ट बॉक्स. सेलेक्ट बॉक्स इज मोर अप्रोप्रिएट. तो ये भी सेलेक्ट बॉक्स है, ये फॉर्म एलिमेंट, ये भी सेलेक्ट बॉक्स. फिर इस तरह के जो बटन होते हैं, जो मल्टीपल चॉइसेस में से आप एक वक्त में एक चॉइस सेलेक्ट कर सकते हैं, इसको हम कहते हैं रेडियो बटन. HTML के कॉन्टेक्स्ट में इसको क्या कहते हैं? तो दिस इज रेडियो बटन. रेडियो बटन क्या होता है कि आप एक वक्त में एक ही ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं. एक और होता है जिसमें आप छोटा सा बॉक्स होता है जिसमें टिक लगा होता है, आपने अक्सर देखा होगा, वो यहाँ पे नहीं है वरना मैं दिखाता आपको. उसको हम कहते हैं चेक बॉक्स. सॉरी, मैं गूगल भी खोल के दिखाता हूँ, वहां दिखा तो मैं दिखाऊंगा. उसको हम कहते हैं, अगर वो कहीं वो चेक बॉक्स, वो कब इस्तेमाल होता है? जब आप मल्टी ऑप्शंस को सेलेक्ट करना चाहें.
तो अब जेंडर एक वक्त में एक बंदा, दो जेंडर्स तो हो नहीं सकते, या वो मेल होगा या वो फीमेल होगा या फिर वो अदर होगा। तो यहाँ कौन सा एलिमेंट सूटेबल था? रेडियो बटन सूटेबल था, ठीक है। इसके बाद ये बटन, तो बटन भी फॉर्म एलिमेंट, रेडियो बटन भी फॉर्म एलिमेंट, चेक बॉक्स भी फॉर्म एलिमेंट, पासवर्ड बॉक्स भी फॉर्म एलिमेंट, और इनपुट बॉक्स भी फॉर्म एलिमेंट। क्लियर होगी ये बात? तो हम इनको क्रिएट करते हैं कि HTML में हम खुद इनको कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ये तो साइन अप का फॉर्म था। नहीं, जिसमें ड्रॉप डाउन है, इनमें से कोई भी एलिमेंट आए तो फॉर्म एलिमेंट ही है। मैंने लफ्ज ड्रॉप डाउन को काट के बोला है कि सेलेक्ट इज मोर अप्रोप्रिएट, क्योंकि हर ड्रॉप डाउन फॉर्म एलिमेंट नहीं होता। कौन सा फॉर्म एलिमेंट होता है, कौन सा नहीं होता, लेट मी एक्सप्लेन थ्रू प्रैक्टिकल एग्जांपल। तो ये तो फेसबुक की एग्जांपल थी। इसी तरह आप लेट्स सपोज अपने बिजनेस के लिए एक पेज बना रहे हैं, मिसाल के तौर पे हमारे सुपरटेक की वेबसाइट है, लेट्स हैव अ लुक। तो मैं ये केस स्टडीज बता रहा हूँ कि कब कब इन फॉर्म्स की जरूरत पड़ती है या फॉर्म एलिमेंट्स की जरूरत पड़ती है। तो हम ये चाहते हैं कि जो बंदा ऑनलाइन अपना रिजल्ट चेक करना चाहे तो ही कैन गो टू दिस पेज, और यहाँ पे वो अपना रोल नंबर डाले या सबमिट करे तो उसको अपना रिजल्ट मिल जाएगा। आप भी जब यहाँ सर्टिफिकेट करके जाएंगे तो आप कहीं वेरिफिकेशन करवाना चाहेंगे, आपके पास वैलिड सर्टिफिकेट है तो आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है, वो यहाँ एंटर करेंगे तो आपका सर्टिफिकेट वेरीफाइबल है फ्रॉम दुनिया में कहीं से भी करेंगे। anyway, तो ये क्या है, इनपुट एलिमेंट। अगर मैं कोई गलत नंबर दे के यहाँ पे करूंगा तो मुझे एरर देगा, वो कहेगा जी सॉरी योर रिकॉर्ड इज नॉट फाउंड, क्योंकि मैंने रैंडम नंबर दिया। अगर कोई वैलिड रजिस्ट्रेशन नंबर देगा तो उसका। तो इसके अलावा आप यहाँ जाए, फॉर्म एलिमेंट्स और कहाँ काम आते हैं। हमसे कोई कांटेक्ट करना चाहता है, कोई क्यूरी पूछना चाहता है, तो यहाँ से फॉर्म फिल करेगा, अपना नाम देगा, ईमेल एड्रेस देगा, मैसेज देगा, सबमिट करेगा, तो उसकी सबमिट की भी इंफॉर्मेशन हमारे पास यहाँ पे पहुंच जाएगी, दुनिया से कहीं से भी वो करेगा। तो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फॉर्म एलिमेंट्स, व्हाई दे आर बीइंग टॉक्ड अबाउट, और ये मोस्ट कॉमनली हर वेबसाइट पे होते हैं। अब हमें आते हैं जरा, और ये जो मैंने इंडेक्स की फाइल बनाई और इसे मैंने ओपन किया यहाँ पे, लेट मी क्लोज द अदर वन व्हिच इज एक्स्ट्रा व्हिच वाज यस। तो फॉर्म एलिमेंट के लिए सबसे पहला काम यह है कि आपने जब भी कोई फॉर्म एलिमेंट बनाना है तो आपको उन तमाम एलिमेंट्स को किसके अंदर लिखना है, फॉर्म के टैग के अंदर। फॉर्म के टैग के अंदर जो कुछ भी होगा उसे हम कहेंगे ये फॉर्म एलिमेंट है, या उसे यूं भी कह सकते हैं इनपुट एलिमेंट। मैं अक्सर बोलूंगा इनपुट एलिमेंट। इनपुट एलिमेंट क्यों? क्योंकि फॉर्म एलिमेंट्स के जरिए यूजर अपना इनपुट सबमिट करता है, तो उन्हीं फॉर्म एलिमेंट्स को हम क्या बोल सकते हैं कि ये वो एलिमेंट्स हैं जिनके जरिए हम अपना इनपुट देंगे। दैट्स व्हाई दे आर आल्सो कॉल्ड इनपुट एलिमेंट्स या फॉर्म एलिमेंट्स। तो जितने भी फॉर्म एलिमेंट्स या इनपुट एलिमेंट्स हैं सारे के सारे कहाँ आएंगे, फॉर्म के अंदर। अब सबसे पहले मैं बना के दिखाता हूँ आपको ये टेक्स्ट बॉक्स। अच्छा, इसी को मैंने फेसबुक की एग्जांपल दे दी। आप कह रहे थे गूगल, असल में मैं गूगल में ऑलरेडी लॉग्ड इन हूँ तो मुझे वो लॉगिन पेज नहीं दिखाएगा, मुझे लॉग आउट होना पड़ेगा, फिर अगली दफा दोबारा लॉग इन होना पड़ेगा, लंबा काम है पहले, चलो कर ही लेते हैं। सो इफ आई कम हियर, तो यहाँ पे अगर मैं साइन इन पे जाऊंगा, यूज अनदर अकाउंट करूंगा और क्रिएट अकाउंट करूंगा फॉर माई सेल्फ और माई चाइल्ड, अभी अपने लिए करते। दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट चेक बॉक्स। ये इनपुट एलिमेंट, ये भी इनपुट एलिमेंट, ये भी इनपुट एलिमेंट, ये भी इनपुट एलिमेंट, ये भी इनपुट एलिमेंट, और ये चेक बॉक्स। ठीक। सो नाउ कमिंग बैक टू द कोडिंग पार्ट, दिस। अगर मैं यहाँ पे इनपुट एलिमेंट बनाना चाहता हूँ तो बहुत सिंपल है, आप सिंपली लिखें इनपुट और उसके आगे एक प्रॉपर्टी है इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट, दैट्स इट, बस। अब आप वापस आए और अपने इस पेज को जहां सेव किया हुआ है डबल क्लिक करके ओपन करें तो ये आपको एक इनपुट बॉक्स देगा। हमने टाइप दिया टेक्स्ट तो उसने मुझे टेक्स्ट बॉक्स बना के दिया। अब इसकी स्टाइलिंग, इसको बड़ा करना है, इसको छोटा करना है, इसको कलर चेंज करना है, इसका बॉर्डर चेंज करना है, सारा कुछ काम होगा CSS में होगा। तो फॉर्म का पहला एलिमेंट इनपुट टाइप टेक्स्ट। अच्छा, अब नॉर्मली जो इनपुट के साथ ये चीज लिखी जाती है ना, इसके अंदर कुछ इनपुट्स में ये अंदर लिखा जाता है टेक्स्ट, जो आपको हिंट देता है कि ये टेक्स्ट बॉक्स किस काम के लिए है। लेकिन कुछ के साथ ये लेबल अंदर नहीं होता, बाहर होता है, और कुछ के साथ ये दोनों जगहों पे होता है, बाहर भी और अंदर भी। जैसे ये देखें, डेट ऑफ बर्थ, तो ये इस सेलेक्ट बॉक्स से बाहर लिखा हो। तो ये जो टेक्स्ट है ना, जो उस इनपुट एलिमेंट को एक्सप्लेन करता है, इसको हम कहते हैं लेबल। क्या कहते हैं? लेबल। तो अगर मैं इसको, वैसे अगर मैं इनपुट बॉक्स किसी फॉर्म में नजर खामखा यानी कुछ भी ना लिखा हो तो आपको क्या पता क्या एंटर करना है इधर। तो हमने यूजर को हिंट भी तो देना ना क्या क्या एंटर करना है।
हम इसके साथ इनपुट के साथ एक और टैग मिलता है हमें लेबल के नाम से। ठीक, इस लेबल में हम कहते हैं जी एंटर योर नेम। सो इफ आई क्लिक एंटर योर नेम, ये लेबल है। इसके अंदर मैं चाहता हूं कि इस तरह से मुझे डिम टेक्स्ट मिले, जब मैं इस पर क्लिक करूं तो वो टेक्स्ट हट जाए और मेरा टेक्स्ट लिखा हुआ आ जाए। ये जो टेक्स्ट के अंदर डिम सा ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसको हम कहते हैं प्लेस होल्डर। क्या कहते हैं? और ये कैसे लगता है कि अगर मैं इनपुट टाइप टेक्स्ट है और इसके अंदर यहाँ स्पेस दे के प्लेस होल्डर लिखूं, तो यहाँ मैं लिखूंगा नेम, सिर्फ नेम लिखा। और अब मैं इसे क्लिक करता हूँ, मैं वापस आके रिफ्रेश करता हूँ, तो मुझे क्या आ गया, नेम एज इट इज। और मैंने खुद टाइप करना शुरू किया, वो नेम हट गया और जो मैंने टाइप किया वो वापस आ गया। ठीक, पहला फॉर्म एलिमेंट हमने क्या पढ़ा, इनपुट टाइप टेक्स्ट। नॉर्मली इनको स्टाइलिंग भी करनी होती है, तो हम कोशिश करते हैं कि इनको एक डिव में रख लें ताकि इनको स्टाइल करना बाद में आसान हो। ठीक, हाँ हाँ, वो दे देना चाहिए, स्टाइल तो ऐसे ही देंगे। वो तो मतलब बाकी सारी चीजें वैसे ही हैं जैसे हम नॉर्मल पढ़ते हैं। इसको स्टाइलिंग देनी है, इसको जाहिर क्लास देके फिर सीएसएस में जाके इसको एक्सेस उसी तरह। अब मुझे एक और फील्ड चाहिए, सॉरी, इसी तरह का, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। तो मैं यहाँ एंटर योर नेम की जगह यहाँ क्या करता हूँ, एंटर योर पासवर्ड। जब मैं पासवर्ड करता हूँ तो अब यहाँ प्लेस होल्डर में भी क्या देना होगा, पासवर्ड। मैं रिफ्रेश करूंगा तो वो कह रहा है एंटर योर नेम यहाँ पे और पासवर्ड। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि पासवर्ड में तो एक्सपोज्ड नहीं होना चाहिए टेक्स्ट, हिडन कैरेक्टर होने चाहिए। तो आप सिंपली यहाँ टाइप चेंज करके इसको क्या बोल दें, इनपुट टाइप पासवर्ड। नाउ कैन यू सी दिस? वो तो बात की बात है ना, अभी हम वो इसके अंदर सीएसएस के जरिए एक इमेज या एक आइकन लगा दिया जाता है, इस पोजीशन के साथ इसी टेक्स्ट के राइट साइड पे लगा दिया जाता है। और फिर उस पे जावास्क्रिप्ट के जरिए फंक्शनैलिटी ऐड की जाती है कि आई पे क्लिक करें तो वो एक्सपोज हो जाए, वापस क्लिक करें। इंटरेक्टिविटी जहां भी आएगी वो जावास्क्रिप्ट के साथ आएगी। इंटरेक्टिविटी क्या होता है कि हम क्लिक करें और आगे से हमें कोई रिस्पॉन्स दे। क्लियर है? इनपुट टाइप टेक्स्ट और इनपुट टाइप पासवर्ड। अब मुझे चाहिए वही रेडियो बटन। अब टेक्स्ट बॉक्स जितने मर्जी चाहे बना ले, तो मैं सिर्फ रेडियो बटन के लिए मुझे यहाँ पे इनपुट टाइप रेडियो कर दें। रेडियो में प्लेस होल्डर तो होता नहीं है। ठीक, अब अगर मैं यहाँ पे आपको वापस आके ये दिखाऊं, आई हैव दिस रेडियो बटन। तो नॉर्मली रेडियो बटन में लेबल राइट साइड पे होता है, या लेफ्ट साइड पे भी हो सकता है, व्हाटसोएवर। तो आप इसको ऊपर कर लें, लेबल को नीचे कर लें। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर होगी? अभी बताता हूँ ना, ये रेडियो भी हो गया क्लियर। अब इसी को मैं कॉपी करता हूँ, देखें सारे के साथ क्या लगा रहा हूँ, इनपुट 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 इनपुट। सिर्फ चेंज क्या हो रहा है, टाइप चेंज हो रही है। ये इनलाइन एलिमेंट है। इनपुट की बात कर रहे हैं या नहीं, एक मिनट, आप इनपुट की बात कर रहे हैं या लेबल की बात कर रहे हैं? अगर वो ये लेबल ब्लॉक लेवल होता तो इनलाइन होता तो आमने सामने आता, लेकिन क्योंकि हमने इनको डिव में रखा हुआ है तो डिव तो ब्लॉक लेवल है ना, दैट्स व्हाई ये ऊपर नीचे आ रहे हैं। वैसे इनपुट दोनों के दोनों, जितने भी इनपुट्स हैं वो सारे इनलाइन एलिमेंट्स हैं। अगर मैंने इनको डिव में ना रखा होता तो सारे एक दूसरे के आमने सामने आते। लेबल भी दोनों इनलाइन एलिमेंट। आप इनको बाय निकाल के सेपरेटली चेक कीजिएगा, कर लीजिएगा। एनीवेज, वो तो फ्लेक्स करेंगे, बाकी सारे रूल्स वही हैं सीएसएस वाले, बिकॉज ये अल्टीमेटली हैं तो एचटीएमएल एलिमेंट्स ही ना। इनपुट है तो क्या हो गया, है तो एचटीएमएल के अंदर ही। तो एचटीएमएल के अंदर जो कुछ भी है उसकी स्टाइलिंग कहाँ जानी है, सीएसएस के अंदर जानी है। मैं करके बताऊंगा स्टाइलिंग, डोंट वरी, लेकिन पहले हम फॉर्म एलिमेंट्स सारे देख लें कि होते कौन कौन से हैं और कैसे कैसे लिखे जाते हैं। एनीवेज, सो अब मैं रेडियो के बजाय चेक बॉक्स करना है, तो मैं CHECKBOX। तो आपने बहुत ज्यादा टैग्स यूज ही नहीं, याद ही नहीं रखने, सिर्फ इनपुट याद रखना है और उसकी टाइप्स याद रखनी है। चेक बॉक्स चाहिए तो आप इनपुट टाइप चेक बॉक्स कर दें, पासवर्ड चाहिए तो इनपुट टाइप पासवर्ड कर दें।
आपको टेक्स्ट चाहिए तो इनपुट बाय टाइप टेक्स्ट कर दें, रेडियो चाहिए तो रेडियो कर दें। अब जरा इसको देखिएगा चेक बॉक्स को। इफ आई नाउ गो बैक, ठीक, इसके बाद वापस आए और मजीद आपके पास कौन कौन से, अब वो ड्रॉप डाउन या सेलेक्ट बॉक्स, मैं ड्रॉप डाउन नहीं कहूंगा उसको, नॉर्मली इंटरचेंजेबली यूज होते हैं, लेकिन मैं ड्रॉप डाउन और सेलेक्ट बॉक्स में फर्क बताऊंगा इन दोनों को पढ़ाने के बाद कि क्या फर्क हो सकता है टेक्निकली। एनीवेज, सो ये लेबल अगेन मैं ऊपर ले जाऊं, सेलेक्ट योर मंथ, कुछ भी हो सकता है। और ये चूंकि हमने मल्टीपल ऑप्शंस देने हैं इसमें, आपका बर्थ मंथ जनवरी है, फरवरी है, मार्च है, तो कितने ऑप्शंस बनते हैं? 12। उन 12 में से कोई एक सेलेक्ट करेगा यूजर, जस्ट लाइक दिस फेसबुक, कि इन्होंने कितने ऑप्शंस प्रोवाइड किए हैं? डेट के लिए 31, मंथ्स के लिए 12, और ईयर इन्होंने नॉर्मली 1970 से या नहीं 1950 से 1905 से स्टार्ट किया हुआ। ठीक है, तो नॉर्मली हम अब ये सेलेक्ट बॉक्स बनाएंगे, और ये कैसे बनाएंगे? सेलेक्ट नाम से जाहिर है कि आप क्या लिखें, टैग सेलेक्ट, क्लियर हो गया। अब ये सेलेक्ट बॉक्स तो बनेगा, लेकिन ये हमें नजर नहीं आएगा एज सच। ये देख रहे हैं, सेलेक्ट बॉक्स तो बन गया सिर्फ सेलेक्ट का टैग लिखने से, लेकिन इसके अंदर कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है। तो मैं जाऊंगा और इसके अंदर एक और टैग होता है जो इसका चाइल्ड होता है ऑप्शन के नाम से, और इस ऑप्शन के अंदर मैं लिख दूंगा जनवरी। और अब अगर मैं जाऊंगा वापस उस सेलेक्ट की तरफ, तो ये जनवरी आ गया। ठीक, इसी तरह आप इन ऑप्शंस को मल्टीपल टाइम्स कॉपी पेस्ट कर लें और इनके अंदर टेक्स्ट चेंज कर दें। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। किसका? सारों का उसी तरह है बिल्कुल जैसे नॉर्मल। नहीं नहीं, आप SELECT सेलेक्ट, उसके अंदर OP, नहीं सुनिए ना, ऑप्शन मल्टीप्लाई बाय 7। अब अंदर डाटा हमें लिखना होता है हार्ड कोड, लेकिन ये जो 1905 फेसबुक ने लिखा है ना, ये उन्होंने बैठ के टाइप नहीं किया, ये बैकएंड से सर्वर से डायनामिकली लोड हो रहा है, क्यूरी लगी हुई। तो हम चूंकि बैकएंड नहीं पढ़ रहे, तो हमें मैनुअली लिखना पड़ रहा है। तो एक्चुअल एप्लीकेशन में बैकएंड से आता है, लेकिन ये आपका काम नहीं है। फ्रंट एंड डेवलपर का सिर्फ इतना काम है कि वो डिजाइन दे के 4-5 सैंपल वैल्यूज दे के उनको बता दे, बाकी काम बैकएंड ने करना होता है। ठीक है, शॉर्टकट ये है, आप जो बता रहे थे कि मैनुअली सारा टाइप करना है, तो ये उसी तरह जो बाकी एमिट की एक्सटेंशन। एनीवे, सो नाउ क्लियर। तो फॉर्म एलिमेंट्स हमने पढ़ लिए, ये बिल्कुल बेसिक है, कॉमन है। अब नॉर्मली फॉर्म को फिल करके यूजर सबमिट भी करता है, फॉर्म को फिल करके सबमिट भी तो करता है ना। तो ये जो बटन, फॉर्म के अंदर हम एक बटन भी बनाते हैं जहां पे फॉर्म खत्म होता है उससे पहले, यानी क्लोजिंग फॉर्म के टैग से पहले। इनपुट जैसे टाइप टेक्स्ट है, जैसे टाइप रेडियो है, जैसे टाइप चेक बॉक्स है, पासवर्ड है, वैसे है टाइप सबमिट। इनपुट टाइप सबमिट, तो ये एक बटन बनाएगा जिस पे क्लिक करूंगा तो पूरे फॉर्म में जो भी इंफॉर्मेशन दी गई होगी वो क्या हो जाएगी, सबमिट हो जाएगी। ठीक है, अब लेट्स सी। अब मैंने उस सबमिट को कोई वैल्यू नहीं दी, तो यानी टाइप सबमिट दी, तो उसने खुद ब खुद वैल्यू भी पिक कर ली सबमिट। सब कुछ ये ऑटोमेटिकली हो रहा है ना अभी तक। ठीक, अब आप मुझसे पूछेंगे ये सबमिट किधर कर रहा है? आप जरा इस इशारे को देखें तो ये जर्क करेगा, देखिएगा, यानी ये फॉर्म सबमिट करने की कोशिश कर रहा है। कर क्यों नहीं रहा? पाथ ही नहीं दिया कि किधर सबमिट करो। मैंने पाथ ही नहीं दिया कि सर्वर किधर है, किधर सबमिट करो। तो वो कैसे देते हैं? क्योंकि हमारा अभी बैकएंड नहीं है, लेकिन सिर्फ तरीका जान लें।
यहाँ पे एक्शन देते हैं, सॉरी, एक्शन देते हैं, और इस एक्शन में यहाँ वो पूरा यूआरएल दे देते हैं, सर्वर का एड्रेस www.something.com। तो फिर जब हम यहाँ पे फॉर्म को सबमिट करते हैं तो ये किधर जाता है, ये उस एड्रेस पे जाता है जो एड्रेस हमने सर्वर अपना फॉर्म एक्शन में दिया होता है। तो हम एक्शन नहीं देंगे, फ्रंट एंड का काम इतना ही होता है कि वो यहाँ तक दे दे, यहाँ से आगे बैक एंड टेक ओवर करना होता है। ठीक, तो ये जितने भी विजुअल एलिमेंट्स हैं ना, दे आर वेरी सिंपल। लेकिन अब जरा देखें एक और इंपॉर्टेंट बात, यहाँ तक क्लियर है बेटा? आपको भी, आपको भी ये बड़ी सिंपल चीज है। अब मैं ये चाहता हूं कि अब मैं जब ये फॉर्म सबमिट कर रहा हूं ना, तो ये चेक करे कि क्या ये फील्ड्स खाली तो नहीं है। अगर ये फील्ड्स खाली हैं तो वो एरर दे कि यार पहले इन फील्ड्स को फिल करो फिर सबमिट करने दो। एरर शो करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन HTML5 हमें कुछ एरर्स बिल्ट इन देता है। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे ना इनपुट टाइप टेक्स्ट, इसके साथ ही कहीं भी लिख दूं रिक्वायर्ड, सिर्फ ये लिख दूं। अब मैं वापस जाऊं और यहाँ पे क्लिक करूं और बगैर कुछ इंटर किए अगर सबमिट करूं तो मुझे कहेगा प्लीज फिल आउट दिस फील्ड, और जब मैं इसे फील्ड को फिल आउट करूंगा फिर वो एरर नहीं देगा। इसको हम कहते हैं बेसिक वैलिडेशन फॉर्म पे। वैलिडेशन का मतलब ये है कि जब वो फॉर्म सबमिशन करेंगे तो वो पहले वैल्यूज को चेक करेगा क्या सारी वैल्यूज मौजूद हैं फॉर्म के सारे इनपुट्स में। तो ये एरर सिर्फ इधर शो कर रहा है, बाकियों पे नहीं शो कर रहा। यानी मैं अगर इसको फिल कर दूं तो बाकियों पे शो नहीं कर रहा। तो इसका मतलब ये है कि मुझे जहां जहां चाहिए वहां वहां क्या लगाना है, रिक्वायर्ड। इस इनपुट फील्ड में भी क्या लगा दूं, रिक्वायर्ड। इस इनपुट फील्ड में भी क्या लगा दूं, रिक्वायर्ड। इस इनपुट फील्ड पे भी लगा दूं रिक्वायर्ड, और इस सेलेक्ट पे भी लगा दूं रिक्वायर्ड। तो अब अगर मैं इस फॉर्म को सबमिट करूं तो मुझे पहली फील्ड कह रहा है फिल आउट दिस फील्ड, मैं इसको फिल करता हूं फिर सबमिट करता हूं, मुझे दूसरा कह रहा है कि फिल आउट दिस फील्ड, इसको क्लिक करके सबमिट करता हूं, फिर मुझे ये चेक बॉक्स कह रहा है इसको, इसको भी क्लिक करके सबमिट करता हूं। ये इन दो पे रिक्वायर्ड नहीं चलता, तो इस पे हम जावास्क्रिप्ट के जरिए अप्लाई करते हैं, रेडियो पे और ड्रॉप डाउन पे। ठीक, तो ये रिक्वायर्ड है। अब सवाल ये है कि मैं लेट सपोज एक और फील्ड बनाता हूँ, ये समझ आ रही है ना स्मूथ, कोई मसला तो नहीं है इसमें? जरा पहले बेसिक से स्टाइलिंग कर लेते हैं इसकी। सो जावास्क्रिप्ट, इवन आप इस एरर को कस्टमाइज करना चाहते हैं तो वो भी जावास्क्रिप्ट के जरिए करेंगे। ये लिखा है ना प्लीज फिल आउट दिस फील्ड, हाँ आप ये चाहते हैं कि मेरी मर्जी का मैसेज आए यहाँ पे, तो फिर आपको जावास्क्रिप्ट। HTML की मेहरबानी नहीं है, उसने इतना काम फिर भी प्रोवाइड कर दिए। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। अभी तो मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही है, वो ऑनलाइन जाएगी थ्रू आउट द वर्ल्ड। मैं जरा थोड़ी देर बाद पूछता हूँ आपसे। हाँ, कुर्सी पे तो मैं बिठाऊंगा आपको सही तरह से करके। ठीक है जी, सबसे बड़ी बात हमारी उम्मीदों में पानी फेर दिया है। हम तो ट्रीट की प्लानिंग कर रहे थे सोमवार को खाने की। चले, एनीवेज, सो अब इसकी बेसिक से स्टाइलिंग आप मतलब जैसे भी चाहें, जैसे के तैसे वैसे कर सकते हैं। हम पहले तो इस फॉर्म को ना जरा बड़ा कोशिश करते हैं कि जरा थोड़ी सी मतलब बेसिक सी स्टाइलिंग करेंगे, बहुत ज्यादा ओवर नहीं करेंगे क्योंकि ज्यादा टाइम जाया होता है। बड़ा टाइम इज इम्पोर्टेंट। स्टाइल डॉट CSS में जाएंगे और ना लेटर क्या हो मतलब, लेबल, प्रॉपर नाम लेना, बिल्कुल वो स्टाइलिंग के साथ करेंगे ना। लेबल को डिस्प्ले ब्लॉक कर देंगे तो लेबल अपने सामने इनपुट को नहीं आने देगा, उठा के नीचे फेंक देगा उसको। अभी वही करने लगा। बेसिक स्टाइलिंग से मुराद ये है कि ताकि आपके जहन में जो कंफ्यूजन या क्यूरीज है ना वो खुद ही क्लियर हो जाए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि एनी काइंड ऑफ स्टाइल, आप लेबल को सजे पासे शो करना चाहते हैं, टेक्स्ट को खब्बे पासे शो करना चाहते हैं, CSS भाई। लेआउट आपको बनना है तो वो HTML बनना है, वो बन गया। एनी काइंड ऑफ मेक ओवर या मेकअप, ब्यूटी पार्लर, यस। सो नाउ कमिंग बैक टू
दी CSS पार्ट मैं यहाँ पे फॉर्म को टारगेट करूंगा। अभी मैंने कोई क्लास वगैरह नहीं दी तो मैं डायरेक्ट फॉर्म को टारगेट कर सकता हूँ। मैं सबसे पहले फॉर्म को ओवरऑल जो सबका पेरेंट है उसको बीजी देता हूँ, यानी बैकग्राउंड कलर देता हूँ दैट इज काइंड ऑफ ग्रे, ताकि थोड़ा सा कुछ सुजुकी ना लगे। तो हम इसको ये कर देते हैं जी। कुछ भी नहीं हुआ, उसकी वजह कि हमने स्टाइल और HTML को आपस में लिंक नहीं किया हुआ, ठीक है। सो दैट्स द प्रोबेबली द पार्ट व्हिच आई ऑलवेज फॉरगेट टू डू। सो लिंक में हम इसको करेंगे style.css। तो अब हमें इसमें आके ये करना होगा जी, दैट्स इट। अब फुल विड्थ क्यों हुआ, एक बात तो साबित होगी कि फॉर्म क्या है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट। अब यहाँ पे आए और इसको विड्थ को कंट्रोल करने के लिए फॉर द टाइम बीइंग इसको आप विड्थ दे दें, दैट्स गोना बी लाइक व्हाट 600 पिक्सेल्स एंड दैट्स फॉर श्योर लाइक दिस। और अब इस पूरे को ओवरऑल उठा के सेंटर में ले जाएं। तो दो तरीके हैं, या तो बॉडी को डिस्प्ले फ्लेक्स दें क्योंकि फॉर्म बॉडी के अंदर है, और उसको जस्टिफाई कंटेंट अलाइन आइटम दे दें, ठीक है। सो लेट मी डू दैट। बॉडी या इसका अपना पेरेंट बना लें जैसे आपको दिल करता है। अभी हमारे पास टाइम कम है, हम इसको डिस्प्ले फ्लेक्स बॉडी को दे देते हैं और इसको दे देते हैं जी जस्टिफाई कंटेंट। इसको कह देते हैं जी हम सेंटर, और अलाइन आइटम जो है इसको भी कह देते हैं जी सेंटर। सो दैट शुड बी राइट इन द सेंटर। अलाइन आइटम्स क्यों नहीं किया इसने, क्योंकि बॉडी को हमने हाइट नहीं दी थी। हाइट अगर देते 100% तो वो उठा के हाइट के हिसाब से उसका सेंटर कैलकुलेट करता है टॉप बॉटम से, ठीक है। बट फॉर नाउ इट्स ओके, लेट्स डू दैट। करना चाहिए हाइट 100%। तो हाँ नहीं, परसेंट में भी उठाता है, बट फॉर नाउ हम इस बैच में नहीं पढ़ते। हम कुछ और कर रहे हैं। इसको हम फिलहाल दे देते हैं पैडिंग फॉर्म को, जो पेरेंट रैपर है, ताकि हमारा पैडिंग इज गोइंग टू बी 24 पिक्सेल्स दिस। अब हम इसके अंदर जो मौजूद एलिमेंट्स हैं उनको स्टाइल देते हैं, ठीक है। और इसके अंदर जो एलिमेंट है ये दोनों एक डिव में पड़े हुए, ठीक। तो हम क्या करेंगे कि इस सॉरी यार वही है ना, उसमें कोई नई चीज तो है नहीं, HTML एलिमेंट है। टेक्सचुअल एलिमेंट जहां भी होगा फॉन्ट साइज बढ़ाने के लिए फॉन्ट साइज की प्रॉपर्टी। लेबल भी टेक्सचुअल एलिमेंट है ना, लेबल को उठा के तो बढ़ा देगा। टेक्सचुअल एलिमेंट जो भी होगा, और टेक्सचुअल एलिमेंट कौन सा होता है, जिस एलिमेंट के अंदर डायरेक्ट टेक्स्ट लिखा होता है। PH 1 से लेके 6 तक, LI के अंदर भी टेक्स्ट आ सकता है, एंकर टैग के अंदर भी टेक्स्ट आ सकता है, डायरेक्ट स्पैन के अंदर भी डायरेक्ट टेक्स्ट आ सकता है। तो जो भी टेक्सचुअल एलिमेंट है वो डायरेक्ट कलर की प्रॉपर्टी उठाएंगे, फॉन्ट की प्रॉपर्टी उठा लेंगे, फॉन्ट वेट की उठा लेंगे, फॉन्ट फैमिली की उठा लेंगे, सारी की उठा लेंगे। एनीवेज, सो मैं हर डिव को, जो फॉर्म के अंदर हर डिव है, उसको क्लास दे रहा हूँ। फॉर एग्जांपल फॉर्म कंट्रोल। फॉर्म कंट्रोल की क्लास ही क्यों दी, मैं बूटस्ट्रैप की कॉपी कर रहा हूँ। बूटस्ट्रैप ने HTML एलिमेंट्स को फॉर्म कंट्रोल की क्लास दी होती है, तो आपको आदि बना रहा हूँ ताकि आप जब HTML के कंट्रोल्स, उसने इसको दी होती है इनपुट को, लेकिन मैं चलो पेरेंट को दे रहा हूँ ताकि आपको पता लगे कि इन HTML एलिमेंट्स को क्या क्लास देनी चाहिए। ठीक। अब मैं ये चाहता हूँ कि फॉर्म के अंदर जो फॉर्म कंट्रोल है, फॉर्म टैग का नाम है और उसके अंदर क्लास का नाम है फॉर्म कंट्रोल, उसको जाके उसके अंदर भी मेरे पास क्या है, लेबल है, ठीक है। लेबल है। अब मैं इसको दे रहा हूँ क्या, डिस्प्ले फ्लेक्स। वो जितने लेबल्स थे मैंने जेनेरिक टारगेट किया ना, तो उसने इस लेबल को भी टारगेट किया, इसको भी टारगेट किया, इसको भी टारगेट किया, इसको भी टारगेट किया, इसको भी टारगेट किया। तो सबको क्या कर दिया उसने, डिस्प्ले ब्लॉक। जब ब्लॉक कर दिया तो आगे जो भी एलिमेंट था उसको उसने उठा के नीचे फेंक दिया। अब आप यही काम इसके साथ करें कि अब लेबल के बजाय जितने भी इनपुट्स हैं उन तमाम, ये मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स दे दिया,
हालांकि मुझे डिस्प्ले ब्लॉक देना चाहिए। करेगा क्यों नहीं, जोरों शोर से करेगा। That was my bad. Why did I put a flex inside it? I mean उसने ऑटो कंप्लीट कर लिया, बट आई दिस ब्लॉक का मतलब तो पता है ना भाई, ब्लॉक का मतलब अपने आगे किसी को नहीं आने देगा, अपने पीछे भी किसी नहीं आने, मैं कल्ला बादशाह। सो अब मैंने इनपुट्स को टारगेट किया और इनको मैंने विड्थ दे दी। विड्थ इज गोइंग टू बी 100%। तो पेरेंट की 100% लेंगे। जो एंड पे स्पेस छूटी है वो पैडिंग की वजह से, पेरेंट की पैडिंग। तो 100% पेरेंट की, और इनको अब हाइट दे दें ताकि जरा अच्छे लगें। तो दैट इज गोइंग टू बी लाइक 40 पिक्सल्स। अब ये बिल्कुल लेफ्ट साइड पे चिमटा हुआ है, तो आप इस इनपुट को पैडिंग भी दे दें ताकि इनपुट के अंदर जो टेक्स्ट लिखे वो थोड़ी सी एजेस से हट के निकले। तो इसको पैडिंग लेफ्ट दे दें, सारों से सारी साइड से पैडिंग ना दें, क्योंकि सिर्फ लेफ्ट साइड पे चिपका हुआ है ना। पैडिंग इन लेफ्ट इज गोइंग टू बी 12 पिक्सल्स, सो दैट्स एनीथिंग कैन बी स्टाइल्ड। अच्छा, अब आपको ये देख रहे हैं कि ये चीजें जो है अननेसेसरीली बड़ी हो गई हैं। ठीक, हो सकता है ना, वो तो लेबल को टारगेट करके टेक्स्ट को बड़ा करेंगे आप, लेबल्स को टारगेट नहीं किया अभी। ठीक, इसके अंदर का प्लेस होल्डर के टेक्स्ट की बात करें, वो भी बड़ा हो सकता है। सूडो क्लास से प्लेस होल्डर को टारगेट करें। मैंने कहा ना, जो चीज आप सोच सकते हैं वो हो सकता है। ये अननेसेसरीली बड़े हो गए हैं, हालांकि छोटे छोटे होने चाहिए। अगर बड़े पसंद है तो ठीक है, लेकिन रेडियो बटन और चेक बॉक्सेस के लेबल्स ऊपर नीचे नहीं होने चाहिए, ये इसके सामने ही रहने चाहिए। तो फिर क्या करेंगे आप, इनको स्पेसिफिकली टारगेट करेंगे आईडी देके, क्लास देके, और इनको वापस फ्लेक्स करके सामने आने ले आएंगे। कहने का मतलब ये कि जो चीज जिधर चाहिए, सीएसएस। क्लियर। अब आपका ये, अच्छा, ये जो टेक्स्ट फील्ड है, अब चूंकि मैंने सारे इनपुट्स को टारगेट किया है, सेलेक्ट बॉक्स को टारगेट नहीं किया, तो यही काम मैं यहां से करके इधर कर देता हूं, और इसको क्या कर देता हूं, सेलेक्ट विच इज द नेम ऑफ द फील्ड, ताकि यही सारे स्टाइल जो टेक्स्ट बॉक्स पे लगे हैं वो ड्रॉप डाउन पे लग जाए। फिर बटन को मैंने स्टाइल नहीं किया, तो बटन को क्लास देके आप बटन को भी ये यही काम यूं करें, और यही काम किसको दे दें, BUTTU। इसलिए कि फॉर्म कंट्रोल की क्लास के अंदर बटन है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, फॉर्म के अंदर तो है ना। भाई मजाल है किसी टीचर से कोई गलती हो जाए ना, तो स्टूडेंट इतने कॉन्फिडेंस हो, नहीं हुआ नहीं हुआ नहीं हुआ, मैं नहीं हुआ तो कोई गलती होगी ना भाई। ठीक है, अभी भी नहीं हुआ। ठीक है, हाँ, नहीं हुआ, अभी हुआ। तो इसका मतलब ये है कि बटन का टैग, बटन नाम का तो टैग ही नहीं है भाई। बटन नाम का तो टैग ही नहीं है, ये क्या है, इनपुट है। ठीक, तो मसला अब ये है कि या तो इसको क्लास दे दें, या एक और काम भी है, अगर आप मुझे इजाजत दें तो वो काम कर लें, लेकिन वो सीएसएस का नया सेलेक्टर है। मैं इसको कह दूं जी, इनपुट स्क्वायर ब्रैकेट, ट्राई कर लेते हैं ना, टाइप इक्वल्स टू SUBMIT। ये बेसिकली कहलाता है एट्रीब्यूट सिलेक्शन प्रॉपर्टी ऑफ सीएसएस। यानी सीएसएस के सिलेक्टर्स अभी तक हमने कौन पढ़े हैं, आईडी सेलेक्टर, क्लास सेलेक्टर, टैग नेम सेलेक्टर, तीन ही पढ़े हैं ना। तो ये चौथा है कि आप उसके, ये जो टैग के साथ एडिशनल चीजें होती हैं, इसको हम प्रॉपर्टी बोलते हैं या एट्रीब्यूट बोलते हैं। ठीक है, लिहाजा मैं सिर्फ आपको बताना था। ये ओखा हो गया तो आप इसको छोड़ दें। नहीं नहीं, तो होल्ड ऑन होल्ड ऑन। अच्छा ठीक है, फिर ठीक है, फिर ठीक है, ये ले। अब ये ऊपर वालों के साथ बिल्कुल जुड़ गया, तो मैं थोड़ा सा इसे मार्जिन टॉप भी दे देता हूँ। मैं उधर जा रहा हूँ, वापस जा रहा हूँ। मैंने आपको बताया ना कि पहले सिंपल चीज को डिस्कस करेंगे, फ्लेक्सिबल पोजीशन को। अब आता आस्ता आस्ता 7 फ्लेवर्स ऐड करते हैं, जा रहे हैं ना। सो मार्जिन टॉप इज गोइंग टू बी 12 पिक्सल्स, एंड दैट्स प्रीटी मच लाइक व्हाट वी वांटेड इट टू बी। अब इनको स्टाइल करना है, तो कैसे स्टाइल करेंगे, इनपुट, आगे उसी तरह स्क्वायर ब्रैकेट में टाइप, चेक बॉक्स,
टाइप रेडियो दो। इनको स्पेसिफिकली क्लास देने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, इनको हम इनकी प्रॉपर्टी से टारगेट कर लेंगे, ठीक है। या दूसरी चीज कि हमें ये वाली जो क्लास है ना, ये वाली चेक बॉक्स और टेक्स्ट बॉक्स, ये दोनों आमने सामने ही रखने हैं, तो इसको एक एडिशनल क्लास दे दे, ठीक। फॉर्म चेक रेडियो, यानी चेक बॉक्स और रेडियो को दोनों को एक एडिशनल क्लास दे देंगे, ये भी रेडियो है, ठीक। हम ये चाहते हैं कि लेबल और रेडियो बटन आमने सामने है, तो इस क्लास को टारगेट करके, ये एक वे है, मतलब देयर आर टन्स ऑफ वेज इन फैक्ट डूइंग द सेम थिंग। डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक। अब ये एक इधर और एक मशरिक में और एक मगरिब में, दैट्स नॉट फेयर। तो आप इनको फ्लेक्स की बाकी प्रॉपर्टी से कंट्रोल कर सकते हैं, जस्टिफाई कंटेंट फ्लेक्स स्टार्ट कर लें या स्टार्ट कर लें सिर्फ, या कुछ भी कर लें व्हाटसोएवर। ये बाय द वे सेंटर में गया क्यों है, पहले तो ये देखें, ऊपर कहीं हमने कोई कारनामा अंजाम दिया हो, कहाँ लिखा हुआ है, पर जहाँ भी लिखा हुआ है आप उसको देख लेंगे और एक्सप्लोर कर लेंगे। द थीम बिहाइंड फॉर्म एलिमेंट्स इज बेसिकली दिस। अब देखें वो वैलिडेशन भी चल रही है, वो कह रहा है इस पे भी फिल करो, कह रहा है इसको फिल करो, कह रहा है इसको फिल करो, अब कह रहा है इसको फिल करो, और दैट्स इट। यानी इस पे नहीं चलता और इस रेडियो पे नहीं चलता, ये दो पहले भी देख चुके हैं, ठीक। दीज आर बेसिकली द फॉर्म एलिमेंट। अच्छा, ये दोनों हमारी प्रेजेंटेशन खराब कर रहे हैं, तो फॉर द टाइम बीइंग हम इनको यहाँ से भगा देते हैं। ओहो, ये आपका फेसबुक का लॉगिन पेज बन गया, एंड दीज आर बेसिकली द फॉर्म एलिमेंट्स, ठीक। इसके अलावा फॉर्म एलिमेंट्स हैं, बहुत सारे हैं। मैं सपोज पढ़ा दूं ये वाला, कोई स्टाइलिंग का इशू है, ये देख लेना कहाँ कहाँ इशू है, क्या इशू है। सी एस एस ध्यान से देना है बाकी। अब मैं ये चाहता हूं कि यहाँ पे जो यूजर इनपुट दे वो वैलिड ईमेल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, या एक और बना ले टेक्स्ट बॉक्स, अगर उसमें इनवैलिड ईमेल दे तो वो, इसको मैं कहता हूँ एंटर योर। अब मैं ये चाहता हूँ कि अगर इसमें इनवैलिड ईमेल, सॉरी इसमें प्लेस होल्डर भी चेंज कर दें, अगर इसमें ईमेल इन, अभी देखिए मैं ईमेल दे रहा हूँ तो मुझे एरर नहीं दे रहा कि इनवैलिड ईमेल है। अगर आप इसकी टाइप को ईमेल कर देंगे, अब ये इनवैलिड ईमेल नहीं लेगा। मैं ये किया, ये किया, ये क्या कह रहा है, प्लीज इंक्लूड एन @ साइन इन द ईमेल एड्रेस, उसको पता है कि ईमेल में @ होता है, ठीक। तो ये क्या है, इनपुट टाइप ईमेल, क्लियर है। अब मैं चाहता हूं कि नॉर्मली डेट भी हो, बर्थ डेट सेलेक्ट करें वो कैलेंडर से, तो आप एंटर योर DOB, डेट ऑफ बर्थ, तो यहाँ पे क्या लिख दें DOB, और यहाँ पे सिंपली क्या लिख दें डेट। फिर डेट के लिए ये खुद ब खुद कैलेंडर दे देगा। आप यहाँ से ईयर सेलेक्ट करें, आप कब पैदा हुए थे, मैं पैदा हुआ था 2014 में, ठीक है। सो दैट्स प्रीटी मच क्लियर। इस तरह के टाइम भी है, बहुत सारे कंट्रोल्स हैं, लेकिन पहले जरा इसको हजम कर लें तो फिर इंशाल्लाह बाकियों को देखें। तो फॉर्म एलिमेंट्स क्या होते हैं, क्यों इस्तेमाल होते हैं, और हम उन्हें कैसे यूज कर सकते हैं। तो ये सारी कहानी कहाँ से छिड़ी, कल मैंने गलती से बटन लिख दिया तो मुझे याद आ गई फॉर्म एलिमेंट्स तो रहते हैं सारे। तो अब मैं आपको फॉर्म एलिमेंट्स सारे पढ़ा चुका हूँ। जब भी फॉर्म एलिमेंट्स बनाने हैं आपको, तो ऐसे ही मैंने बेसिक से स्टाइलिंग की, ऑब्वियसली देयर आर स्टिल लॉट्स ऑफ रूम्स फॉर इम्प्रूवमेंट। क्या हुआ, नहीं देंगे,
टेंशन ना लें, आप बिल्कुल टेंशन लेस हो जाए। तो आज है भाईजान गलत अपना लकीली जुमेरात, मैं जरा ऑफ द रिकॉर्ड हो जाऊं, जरा फिर जरा खुल के बात करते हैं।